हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है और अनुवाद बनाने के क्या इसके नियम रहते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान रहती है ऐसे वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, था, थी, थे, बड़ा आ, बड़ी ई इत्यादि शब्द दे रहते हैं। मतलब या तो वाक्य के अंत में ता, ती, ते, था, बड़ा आ, बड़ी ई, आया था, गया था, खाया था, पिया था, लिया था, दिया था इत्यादि शब्द आते हैं। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान कहलाती है। इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है? तो इसमें जो है एक वचन और बहुवचन नहीं माना जाता है। फिर चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया एक जैसी लगाई जाती हैं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे इसको बनाते हैं? एक वचन व बहुवचन वर्सेस बहुवचन दोनों के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ में क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब था, थी, थे की अंग्रेजी वाज वेयर का प्रयोग नहीं होता है। चलिए सूत्र समझ लेते हैं इसका। कैसे उसको बनाएंगे? सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा वर्ब की दूसरी अवस्था, उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कर्ता लिखा जाएगा, कर्ता के बाद में मुख्य क्रिया लिखी जाएगी और मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते हैं इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह विद्यालय जाते थे। अब यहां पर लिखा गया है वह विद्यालय जाते थे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह विद्यालय गए थे या वह विद्यालय गए। यहां पर चाहे वह विद्यालय गए थे या वह विद्यालय गए या वह विद्यालय जाते थे, तीनों को एक जैसा बनाया जाएगा। मतलब चाहे वह विद्यालय जाते थे, वह विद्यालय गए थे या वह विद्यालय गए। कैसे इसको बनाते हैं? वह के लगाते हैं दे, वह की अंग्रेजी दे हो जाएगा। इसके बाद में थे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, जाते की अंग्रेजी सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो जाना होता है गो, माने इसके सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो हो जाएगा वेंट। कहां को जाते हैं? स्कूल, तो वेंट टू स्कूल। तो इस प्रकार से बनाया जाएगा दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल। तो यहां पर जो है क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई गई है। क्रिया की जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपको सेकेंड फॉर्म नहीं पता है तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, उसको आप लोग वॉच कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको वॉच कर सकते हो। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल सीख लेते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाता था। उसमें एक वचन था, इसमें बहुवचन। जैसे उसमें वे विद्यालय जाते थे, यहां पर लिखा मोहन विद्यालय जाता था। तो यहां पर कर्ता एक वचन है, तो इसमें हमको कर्ता एक वचन बहुवचन से लेना देना कुछ नहीं है। कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन की अंग्रेजी लिखी जाती है मोहन, था की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, जाता के सेकंड फॉर्म लगाते तो हो जाएगा वेंट टू स्कूल।
तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। चलिए सीख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान रहती है और कैसे इसको बनाएंगे। तो जो नकारात्मक शब्द होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्यों के बीच में नहीं शब्द दिया रहता है। तो यदि आ जाए वाक्य के बीच में नहीं शब्द, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जो नहीं शब्द आ जाएगा, मतलब यदि किसी भी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी लगाई जाती है डिड नॉट। फिर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इसमें एक वचन बहुवचन नहीं होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ में डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। चलिए सूत्र समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद में लगा जाएगा डिड नॉट, इसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, मैंने अफर्मेटिव में आपको बताया है कि क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई जाएगी, बट जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा इसमें क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाएगी। मतलब यदि वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की जो है पहली अवस्था लगाई जाती है। सूत्र देखिए आप लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब की पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। जैसे नेहा मंदिर नहीं जाती थी। नेहा मंदिर नहीं जाती थी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगा जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट के बाद लगा जाएगा वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं नेहा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो नेहा के लगाते हैं नेहा जाती थी, हमने बताया था कि अंग्रेजी वाज वेयर का चुनाव इसमें नहीं किया जाता है, तो नहीं आ गया है इसलिए लगाएंगे डिड नॉट। तो नेहा डिड नॉट हो जाएगा, नेहा डिड नॉट। जाति के लगाते हैं गो, इसमें क्रिया की पहली अवस्था ही लगाई जाएगी, तो हो जाएगा नेहा डिड नॉट गो टू टेम्पल। इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जाएगा, इसमें क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाएगी, क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, और वाज जो था तिथि आता है इसकी भी अंग्रेजी इसमें नहीं लिखी जाती है। चलिए दूसरा एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वह पुस्तक नहीं पढ़ते थे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, वह लिखा है तो वह के लिए लगाते हैं दे, वह की अंग्रेजी दे हो जाएगा। इसके बाद में था की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तो इसलिए लगाया जाएगा डिड नॉट, तो दे डिड नॉट। यहां पर हमको ये नहीं देखना कि एक वचन है बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा डे डिड नॉट। पढ़ते की अंग्रेजी होता है रीड, तो हो जाएगा दे डिड नॉट रीड द बुक, तो हो जाएगा दे डिड नॉट रीड द बुक। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आई होप नेगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंसों में डिफरेंस क्या होता है। जो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई जाती है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। चलिए सीख लेते हैं जो इसके इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं वह कैसे बनाते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट और एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो सबसे पहले सीखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है, इसको पहचान क्या होती है, क्या कैसे पहचान पाएंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट है या इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। दोनों में प्रश्न पूछा जाता है, बट जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है इसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है और इंट्रागेटिव सेकंड में बीच में क्या आता है। जैसे क्या तुम
क्या तुम विद्यालय जाते थे? क्या तुम विद्यालय जाते थे? तो इसमें स्टार्टिंग में क्या गया है? तो जिसमें स्टार्टिंग शुरुआत में क्या आएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहला जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे? तो यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए, मतलब शुरुआत में यदि क्या की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में डिड का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। चलिए सूत्र समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले डिड लगाया जाएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान रखेंगे। जैसे क्या किरण पत्र लिखती थी। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या किरण पत्र लिखती थी। तो स्टार्टिंग में क्या गया, तो हमको पता है यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट कहलाता है। तो उसको कैसे बनाएंगे? क्या किरण लगाते हैं डिड, सबसे पहले डिड लगाया जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट, काम कौन इसमें कर रहा है? किरण कर रही है, तो इसलिए डिड किरण। ठीक है, अंग्रेजी वाज वेयर इसमें नहीं लगाई जाती है, तो डिड किरण लिखती की अंग्रेजी हो जाएगा राइट, डिड किरण राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। अब डिड किरण राइट अ लेटर। तो इस प्रकार से यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो उस क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसके जगह पर डिड का प्रयोग करते हैं, फिर चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। तो इसके बाद सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पहचानने का तरीका होता है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट में जो है शुरुआत में क्या आता है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप होता है उसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। तो प्रश्नवाचक के ऊपर हमने आपको बताया था, जैसे क्या है, कब है, कौन है, कैसे है, कितना, कितने, कहाँ इत्यादि शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है, कब की अंग्रेजी व्हेन, कौन की अंग्रेजी हु होती है, कैसे की अंग्रेजी हाउ होता है, क्यों की अंग्रेजी व्हाई होता है, कितना, कितनी, कितनी अंग्रेजी हाउ मैनी, हाउ मच होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर जाकर के आप अच्छे प्रकार से इसको लर्न कर सकते हो। तो यदि ये सारे वर्ड बीच में आ रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप होता है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस सेकेंड टाइप होता है उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन हो चाहे बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में डिड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद में डिड लगाया जाएगा और फिर कर्ता को लिखते हैं, और क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। सूत्र समझते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में डिड लगाया जाएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की पहली अवस्था, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह रखा जाएगा। मतलब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचन बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करने के बाद में डिड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में कर्ता लगाया जाएगा। मतलब यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखा जाएगा, उसके बाद में डिड और फिर कर्ता को लिखा जाता है। इसमें चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ में
डिड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों पढ़ते थे। तुम क्यों पढ़ते थे, तो यहां पर तुम क्यों पढ़ते थे, क्यों शब्द बीच में आ गया है। तो यदि बीच में क्यों शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में डिड लगाएंगे। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई, इसके बाद में डिड लगाया जाएगा। इसके बाद कर्ता लिखते हैं तो व्हाई डिड यू, कर्ता तुम है, तुम की अंग्रेजी यू लगाते हैं, तो व्हाई डिड यू। पढ़ते की अंग्रेजी हो जाएगा रीड, लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह, मतलब व्हाई डिड यू रीड, तुम क्यों पढ़ते थे। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे वह क्यों रोता था। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जिसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। तो वह क्यों रोता था, तो क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं व्हाई। इसके बाद में एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों कर्ताओं के साथ में डिड लगाया जाता है, तो हो जाएगा व्हाई डिड। वह क्या लगाते हैं ही, तो व्हाई डिड ही वीप, वह क्यों रोता था। तो इस प्रकार से ये इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड बनाया जाएगा। तो आज हमने सीखा कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड कैसे बनाते हैं। यदि इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और यदि वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को करेगा लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।